वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, वेलकम बैक। सेल्स ऑफ गुड एट के रिगार्डिंग सेक्शन 53 और 54 में दोबारा करवा रहा हूँ, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने 53 रिपीट किया था। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे जिसको, इसलिए मैं इसको दोबारा फिर से करवा रहा हूँ। 53 सेक्शन 53 डील कर रहा है ट्रांसफ़र बाय बायर एंड सेलर। लॉ कहता है कि जनरल रूल क्या है, जो सेलर जनरल रूल सिर्फ इतना कि दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पर सेलर के राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ख़त्म हो जाते हैं। जब सेलर खुद कंसेंट दे देता है कि सब सेल कर दो इसको, जहाँ ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर सेलर जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र कर देता है बायर को, और बायर जो है उस लीगल डॉक्यूमेंट को फर्दर ट्रांसफ़र करता है थर्ड पर्सन को। ये दो सिचुएशंस हैं जहाँ पर जो सेलर है उसके राइट ऑफ लीन, जो राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट ख़त्म हो जाते हैं। इन दोनों को छोड़ के जो सेलर का राइट है, राइट ऑफ लीन, जो राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट, वो हमेशा एज़ यूजुअली वो रिमेन उसके हाथ में ही रहेंगे सेलर के। तो इसलिए वहाँ पे बोलेगा सब्जेक्ट टू द प्रिजन ऑफ दिस साइड द अनपेड सेलर जो है राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज एंड ट्रांजिट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल। ये जनरल रूल है। सेलर का राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज कभी भी ख़त्म नहीं माना जाएगा, इन स्पाइट ऑफ डैट की जो बायर है उसने वो गुड्स फर्दर डिस्पोज ऑफ कर दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट देयर आर टू एक्सेप्शन। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज व्हेन द सेलर हिमसेल्फ गिव हिज कंसेंट टू रीसेल फॉर सब सेल। तो यहाँ पे जहाँ पर कंसेंट देता है सेलर खुद, तो उसके बाद जो सेलर है वो राइट ऑफ अपने जो राइट है, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉप एंड ट्रांजिट, वो यूज़ नहीं कर सकता। सो इट्स वेरी सिंपल कि व्हेन द बायर सेल्स और मेक अदर डिस्पोजिशन द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द सेलर, दैट इज बाइंडिंग ऑन द सेलर एंड द सेलर इज precluded from exercising his right of lien or stoppage and transit. As a general rule is that when the buyer sell the goods to third person or otherwise dispose of the property, and there at that time the buyer जो seller जो है था original seller he gave his consent, तो बाद में seller जो है वो अपना right use नहीं कर सकता। By giving the consent that means you are waiving your right. This is the first exception when the seller's जो right of lien or right of stoppage and transit automatically cancel माने जाते हैं, वो यूज़ नहीं कर सकता। इसमें केस था नाइट वर्सेस विफन का केस था। इस केस में क्या हुआ था कि जो ए है उसने कुछ गुड्स बी को सेल की थी। 100 मंथ्स ऑफ बैरल जो थे वो उसको सेल कर रहे थे ए ने बी को। बी ने आउट ऑफ डैट 80 मंथ्स ऑफ बैरल से 60 मंथ्स जो थे वो सी को सेल कर दिए। मंथ्स MAUNDS वो सी को सेल कर दिए, और वहाँ पर जो है जब सी ने ए को इन्फॉर्म किया तो ए ने अपनी कंसेंट दे दी उसको सेल करने की। बट हैपन लेटर ऑन, अभी डिलीवरी नहीं हुई थी सी को, जो बायर था ओरिजिनल बायर बी था वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, एंड द सेलर ए ही होल्ड्स and retain the goods and refuse to give the delivery to the C. C file a suit. कोर्ट ने कहा कि आप राइट ऑफ लीन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यू हैव गिवन द कंसेंट टू द बायर, एंड द फर्दर जो ओरिजिनल बायर था या जो सेकंड बायर था आपने उसको कंसेंट दे दी थी, इसलिए आप अपना राइट यूज़ नहीं कर सकते। ये इस केस में हेल्ड किया गया था। ठीक है जी। देन सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 53 सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि जहाँ पर जो अनपेड सेलर है उसने जो गुड्स सेल की थी बायर को, और बायर ने वो खुद प्लेज कर दिया आगे। ठीक है जी। तो लॉ कहता है कि आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो प्लेजी को कि आप बायर जिसने जो प्लेजर है आप उसके अगेंस्ट जो है अदर सिक्योरिटी से आप अपना अमाउंट जो है रिकवर कर सकते हो, सिर्फ आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है जी, ये सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट है,
सेलर जो अनपेड सेलर है, ही कैन ओनली मेड द रिक्वेस्ट टू द प्लेजी that to dispose of the goods, other securities of the pledger and get recovered the amount from him. तो ये सिर्फ आप रिक्वेस्ट कर सकते हो प्लेजी को, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ऑल्दो उसका राइट है प्लेजी का, वो कोई भी गुड्स सेल कर सकता है, आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो। देन वी हैव सेक्शन 54, दैट इज़ इंपॉर्टेंट गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीसेल के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। सेक्शन 54 क्या कहता है कि सेल नॉट जनरली रिसाइंड बाय लीन और स्टॉपेज एंड ट्रांजिट। सेलर ने अपना राइट ऑफ लीन यूज़ किया या राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट यूज़ किया, इसका मतलब ये नहीं कि सेल ऑटोमेटिकली, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो ऑटोमेटिकली बायर के साथ वो कैंसिल हो जाएगा, रिजाइंड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एज ए स्टैंड कर रहा है, स्टिल अगर बायर जो है वो पेमेंट कर रहा है तो वो अपनी गुड्स लेके जा सकता है सेलर से। तो बाय जस्ट यूजिंग द राइट ऑफ लीन, जस्ट यूजिंग द राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट डजंट मीन that the contract automatically resigned. सब क्लॉज 2 of section 54 simply says कि अगर गुड्स जो हैं, सेलर ने गुड्स सेल कर दी बायर को, अभी पेमेंट नहीं हुई, तो बायर जो सेलर है वो स्टिल इफ इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, इफ दैट गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल इन नेचर, तो भाई वो खराब हो जाएंगी। और सेकेंड पॉइंट क्या है, वेयर द अनपेड सेलर हैव हु हैज एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज एंड ट्रांजिट गिव नोटिस टू द बायर। पहला पॉइंट क्या, पेरिशेबल नेचर का गुड्स है, उसमें तो आप सेल कर ही सकते हो विदाउट गिविंग नोटिस टू द बायर, क्योंकि इतनी जल्दी ख़राब हो जाएंगी गुड्स की, आपको नोटिस का फ़ायदा नहीं होगा, उसमें आप लीगली आपको राइट दिया गया है। जहाँ जो पेरिशेबल गुड्स की नेचर की नहीं है गुड्स, उस केसेस में जो सेलर होगा वो उसको बायर को नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इस गुड्स को रीसेल कर दूंगा अगर आपने विद इन रीजनेबल टाइम प्राइस पे नहीं किया। अगर स्टिल द बायर फेल टू पे द प्राइस विद इन रीजनेबल टाइम, देन द सेलर कैन रीसेल द गुड्स विद इन रीजनेबल टाइम एंड रिकवर फ्रॉम द ओरिजिनल बायर डैमेजेस फॉर एनी लॉस ओकेजन बाय द ब्रीच ऑफ द गुड्स। ए ने 100 बैग्स ऑफ वीट जो थे बी को सेल कर दिए, बी ने अभी पेमेंट नहीं की थी, इसलिए ए ने वो गुड्स अपने पास ही होल्ड करके रखे हैं। 1 मंथ उसने वेट किया, नोटिस दिया, लेकिन बी ने पेमेंट नहीं की। अब जो है वो नोटिस के बाद ए ने वो अमाउंट जो 100 बैग्स ऑफ वीट है वो उसने सेल कर दिए। ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था बी के साथ वो था 100 बैग्स रुपीज़ जो था 100 बैग्स का, ए पर बैग 100 रुपीज़ रेट था, मतलब 100 बैग्स मल्टीप्लाई बाय 100 10,000। लेकिन जब उसने दोबारा रीसेल किए तो वो 8,000 की सेल हुई, तो जो 2,000 था वो उसका डैमेजेस जो है वो सेलर को उठाना पड़ा। तो यहाँ पे राइट दिया गया है सेक्शन 52 के जो सेकंड क्लॉज में, एंड रिकवर फ्रॉम द ओरिजिनल बायर डैमेजेस फॉर एनी लॉस ओकेजन बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी वजह से जो सेलर को लॉस है वो ओरिजिनल बायर से वो रिकवर कर सकता है, बट बायर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर एनी प्रॉफिट विच में अकर ऑन द रीसेल। अगर वो 10,000 की बजाय वो गुड्स जो है वो 15,000 में सेल हो गई, तो 5,000 वो जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो सेलर को मिला है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो ओरिजिनल बायर रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन अगर सेलर ने नोटिस ही नहीं दिया बायर को और अनपेड जो सेलर है उसने वो गुड्स सेल कर दी, डैमेजेस हो गए, तो वो डैमेजेस जो है वो रिकवर नहीं कर सकता बायर से। बट बायर के पास राइट होगा कि अगर वो गुड्स प्रॉफिट में सेल की गई है रीसेल, तो वो प्रॉफिट वो उससे ले सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। थर्ड पॉइंट, वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज एंड ट्रांजिट रीसेल द गुड्स, जहाँ पर अनपेड सेलर ने रीसेल कर दी गुड्स को, द बायर रिक्वायर्स अ गुड टाइटल देयर टू एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर। जो रीसेल में जो बायर होगा वो अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर उसका बेटर टाइटल माना जाएगा। चाहे सेलर ने अनपेड सेलर ने नोटिस दिया है ओरिजिनल बायर को या नहीं दिया, लेकिन अगर सेलर अनपेड सेलर गुड्स को फर्दर रीसेल कर रहा है तो जो रीसेल में जो बायर होगा वो गुड्स जो है उसको बेटर टाइटल दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, वेयर द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो सेलर है वो राइट रिजर्व कर लेता है
कि भाई मैं इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट मैं जो है वो फर्दर रीसेल कर सकता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है। तो लॉ कहता है फिर यहाँ पर नोटिस देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज इटसेल्फ अ नोटिस। तो नोट और नोटिस ऑफ सेल इज नेसेसरी। सो इफ सेलर रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल इन केस द बायर शुड मेक एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ प्राइस। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है वो हमारा जो है वो उसका नाम है मैसूर शुगर कंपनी वर्सेस मनोहर मेटल इंश्योरेंस। इस केस में क्या हुआ, जो बायर था उसने डिफ़ॉल्टेड इन टेकिंग द गुड्स, वो गुड्स जो है बायर से लेके नहीं गया। जो सेलर था उसने 12 सितंबर 1966 को एक नोटिस इशू कर दिया कि अगर विद इन 3 डेज़ में अगर आप ये गुड्स नहीं लेके जाते तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कैंसिल माना जाएगा और मैं इस गुड्स को फर्दर रीसेल कर सकता हूँ। बट इंस्टेड ऑफ दैट नोटिस बायर जो है ही डिड नॉट लिफ्ट द गुड्स, उसने गुड्स वो नहीं ली, और जो सेलर था उसने 30 दिसंबर 1966 को उस गुड्स को फर्दर रीसेल कर दिया। ठीक है जी, रीसेल कर दिया, और रीसेल में उसको काफ़ी डैमेजेस हुए। लाइक सपोज जस्ट एग्जांपल 10,000 उसको लॉस हो गया। उसने अगेंस्ट द ओरिजिनल जो बायर था उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया कि मुझे रीसेल में लॉस हुए हैं, तो आप प्लीज़ काइंडली उस लॉस को बेयर करो। कोर्ट ने हेल्ड किया कि आपने जो नोटिस दिया था वो 12 सितंबर 1966 को दिया था कि अगर वो 3 डेज़ में गुड्स लिफ्ट अप नहीं करता आपके गोदाउन से तो आप उसको रीसेल कर दोगे। लॉ ने कहा कि अगर आप तुरंत रीसेल करते, सितंबर में ही रीसेल करते, तो आपको कोई भी लॉस नहीं होता, इंस्पाइट प्रॉफिट होता। लेकिन आपने 3 मंथ डिले की, आपने दिसंबर में उसको सेल किया, तो ये जो सेल दिसंबर में 3 मंथ्स की डील के बाद आपने वेट किया और आपने उसको सेल किया, वो जो लॉस हुआ वो आप खुद ही बेयर करोगे, आप ओरिजिनल बायर से क्लेम नहीं कर सकते। सो इट वॉज हेल्ड दैट there was an inordinate delay of 3 months in making the resale after notice to the buyer, and due to such delay particularly in falling market, अगर मार्केट गिरती है नीचे, the value realized on resale did not afford a good amount to fix the damage, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग डैमेजेस फिक्स नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए केस, तो प्लीज़ इसको आप ध्यान में रखना। इन केस ऑफ स्टिल एनी प्रॉब्लम तो आप गाइज डिस्कस कर लेना, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।